गुड इवनिंग। स्वागत है आपका अंजलि क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लासेस में स्वर संधि के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि क्या होता है, इसके कितने नियम होते हैं, हर एक नियम से किस तरीके से इसमें संधि होकर के नया शब्द बनता है, उसको पहचाना आप नियम के थ्रू जानेंगे तो आपको पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई भी संधि विच्छेद आपको एग्जाम में दिया हो, उससे आप नया वर्ड झट से बना लेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि व्यंजन संधि कहते किसको है। तो व्यंजन संधि को हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कहीं अगर व्यंजन संधि ना दे के ऑप्शन में आपको हल संधि देता है। निम्न जो है कि संधियाँ दी रहेंगी, नाम दिए होंगे, जैसे कि खड़ानन हो गया, ऐसे बहुत अनुच्छेद हो गया, ये सब दिए हो और पूछे कि कौन सी संधि है और आप व्यंजन संधि जान रहे हैं। व्यंजन संधि ना दे करके अगर हल संधि दे देता है ऑप्शन में, तो हल संधि व्यंजन संधि को ही कहा जाता है। तो सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा हम जान लेते हैं। व्यंजन संधि, तो पहली बात तो ये हो गई कि इसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। इसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। पहला पॉइंट हो गया कि इसे हल संधि के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा कि व्यंजन संधि बनती कब है, तो जब किसी व्यंजन में, यदि किसी व्यंजन में कोई स्वर या व्यंजन आकर के जुड़ता है तो व्यंजन में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, व्यंजन संधि कहलाता है। यानी कि आप कोई भी दो वर्ड लेते हैं, यहाँ पे दो शब्द लेते हैं, तो इसका लास्ट वर्ड जो है कि अगर व्यंजन है तो, और यहाँ पे या तो व्यंजन हो या तो स्वर हो, ये कोई फिक्स नहीं है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे है कि यहाँ पे अगर व्यंजन संधि हो और यहाँ पे स्वर या व्यंजन हो, इन दोनों के मिलने से इस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, तो उसी परिवर्तन से जो संधि बनती है उसको क्या बोलते हैं, व्यंजन संधि बोलते हैं। व्यंजन संधि, यहाँ पे कोई व्यंजन हो और यहाँ पे कोई स्वर हो या व्यंजन हो, स्वर हो या फिर व्यंजन हो, तो इस व्यंजन में होने वाला परिवर्तन, जो भी परिवर्तन हो गया, नया व्यंजन बनता है, वही संधि क्या कहलाती है, व्यंजन संधि कहलाती है। तो आइए इसको डिफिनीशन में लिख लेते हैं। यदि व्यंजन का मेल, यदि व्यंजन का मेल किसी स्वर या व्यंजन से, आगे वाला तो फिक्स है कि किसी व्यंजन का ही मेल होगा, किससे, किसी भी स्वर या व्यंजन से, किसी स्वर या व्यंजन से होने पर, का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होने पर व्यंजन में होने वाले परिवर्तन व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। व्यंजन में होने वाला परिवर्तन व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि व्यंजन संधि कहाँ हो रही है, कब कौन सा व्यंजन हट करके उसकी जगह पे नया व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन के मिलने से आ जा रहा है। इसके लगभग 11 से 12 नियम है। वो सारे नियम आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से बताए जाएंगे, ताकि आपको, ये तो कुछ ऐसे उदाहरण होंगे जो आप प्रैक्टिस करेंगे, नियम ना भी जानिए। कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनको नियम आप ना भी जानिए, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस के थ्रू आपको चीज़ें वो समझ में आ जाएंगी। एक दो बार करने पे आप डायरेक्ट एग्जाम में वो कर ले जाएंगे। तो नियम याद ना भी होता है, फिर भी जो उदाहरण बताया जा रहा है, लेकिन नियम जानना इसलिए जरूरी होता है कि आपको जरूरी नहीं कि सेम चीज़ें दें, कभी अलग नया शब्द भी दे सकता है। तो आप नियम जानेंगे तो कोई भी नया शब्द देता है आप उसका आसानी से संधि विच्छेद या फिर संधि कर सकते हैं। तो आइए नियम एक पहला जानते हैं।
कि नियम एक होता क्या है, बहुत ही आसानी जो है कि आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। जैसा कि कहा जाता है कि पहला व्यंजन यदि या तो क हो या तो च हो, क च ट त या फिर प। ये आप देख रहे होंगे कि हम यहाँ पे हलंत ऐसे नीचे लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है, यानी कि इस व्यंजन में कोई स्वर आकर के जुड़ा नहीं है। अगर इसमें अ आके जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, क हो जाता है। इसका मतलब ये आधा क है। नीचे हलंत बनाने का मतलब क्या होता है कि ये आधा क है। अगर यहीं पे क में आ जुड़ जाता तो ये का बन जाता। इस तरीके से ये बिना स्वर का है व्यंजन। क च इस तरीके से पढ़ेंगे। अगर क च ट त प में, यानी कि देख रहे हैं कि ये किसी भी रो का पहला वर्ग है, यानी कि क ख ग घ अंग में ये पहला हो गया, च च छ ज झ ऐसे में ये पहला हो गया, ट ट ठ त थ प इस तरीके से ट में ये पहला हो गया। तो इनमें यदि कोई स्वर, कोई भी स्वर आप ले ले, स्वर जैसे कि 11 होते हैं, तो कोई भी स्वर आकर के या तो इनमें जुड़े या फिर इसके अलावा या तो स्वर आके जुड़े या फिर य र ल व ह और ज्ञ, इनमें से कोई वर्ड आके जुड़े। या तो क च ट त प ये तो फिक्स रहेगा, उसमें या तो कोई भी एक स्वर आके जुड़े या फिर इनमें से कोई एक व्यंजन जाके जुड़े। ये बनेगा क्या, तो क वर्ग, जो क वर्ग होता है इसमें क्या होता है, क ख ग घ अंग, इस तरीके से होता है। तो इसका तीसरा वर्ग बनेगा, क्या बनेगा, यानी कि ग बनेगा। अगर क से कोई भी स्वर या इनमें से कोई भी वर्ड आकर के मिलता है तो ये क्या बनेगा, ये बस क के लिए बता रहे हैं कि क में कोई भी स्वर आके जुड़ा है, चाहे अ हो, आ हो, ई हो, या फिर इनमें से कोई भी एक आके जुड़ रहा हो, किसमें, बस क में, क के लिए बता रहे हैं। तो ये बन जाएगा ग, क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। इसी तरीके से अगर च में कोई भी स्वर या फिर य र ल व ह ज्ञ में से कोई भी आके जुड़ रहा है तो यहाँ पे लिखिए इसका तीसरा क्या होता है, च छ ज झ इय, ये होता है। तो इसमें से ये जो ज है वो आकर के यहाँ पे जुड़ जाएगा। इस तरीके से नए शब्द का निर्माण होगा। इसी तरीके से ट में क्या होता है, ट ठ ड, क्या होता है, ड, तो यहाँ पे ड लिख दिए, ट ठ ड। तीसरा क्या हो गया ट के लिए, ये हो गया। उसके से त में क्या होता है, त थ द, यानी कि द हो गया। और प में क्या होता है, प फ ब, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब आ जाएगा। इस तरीके से इसका जो तीसरा वर्ग होता है वो नया वर्ग बनाता है। आइए अब एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम उदाहरण में लेते हैं, जैसे उदाहरण में हम क्या ले लिए, खट प्लस आनन, ये मिल करके क्या बनाएगा, खट प्लस आनन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये व्यंजन में क्या है, ट है, आधा ट है, और इसमें क्या है, स्वर है, आ है। आप देख रहे हैं कि ये नियम को फॉलो कर रहा है, नियम नंबर 1 को फॉलो कर रहा है, यानी कि इसमें ट भी है और कोई स्वर है। अगर इसकी जगह पे य होता, र ल होता या व होता, कोई भी शब्द आके जुड़ता, इससे बनता कौन सा, ट का तीसरा क्या होता है, यहाँ पे ड होता है, क्या होता है, ड होता है। तो सारी चीज़ें से ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, यानी कि मूर्धन्य स हो गया, और ये जो ट है इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, ड लिख देंगे। खट प्लस ज्यों का त्यों इसको उतार देंगे। ये बस नियम के लिए हम देखे थे कि यहाँ पे क्या जुड़ा, इसमें परिवर्तन कुछ नहीं होगा। जो भी यहाँ पे क्या दिया हमने कि व्यंजन में होने वाला परिवर्तन, यानी कि परिवर्तन किस में होगा, इस व्यंजन में होगा। बाकी जो भी चीज़ें हैं ज्यों का त्यों हम उतार लेंगे। आनन कर दे रहे हैं, आनन, तो क्या है, खट प्लस आनन। खड़ मतलब क्या होता है, इसको कुछ लोग सौ भी बोलते हैं, जैसे कि इसको मूर्धन्य स बोलते हैं, तो इसको कुछ लोग सड़ भी बोलते हैं, सड़ प्लस आनन। लेकिन इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, खड़ प्लस आनन। खड़ मतलब होता है 6, आनन मतलब मुख। आनन मतलब क्या होता है, मुख होता है, यानी कि जिसके
जो है कि 6 मुख हो, अर्थात कार्तिकेय को कहा जाता है। तो इसका जुड़ेगा जब ये, जैसे कि ये आधा ड है, इसमें आ जुड़ेगा तो ड़ा हो जाएगा। ऐसा स्वर संधि में हमने आपको बताया था कि ड में जब आ जुड़ेगा तो खड़ा हो जाएगा, नन। तो ये क्या हो गया, खड़ानन। कुछ लोग इसको सड़ानन भी पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, खड़ानन, अर्थात जिसके 5 मुख हों। इस तरीके से हम कोई भी नियम जो है कि उदाहरण हम सही कर सकते हैं। यहाँ पर बस नियम को आप दिमाग में रखेंगे तो आपका कोई भी सवाल यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका गलती नहीं होगा। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। अगर आपको ये चीज़ देता है कि चलिए अगर ऐसा वर्ड दे दिया और पूछता है कि कौन सा व्यंजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहीं भी टूट रहा है, तो कहाँ से टूट रहा है, जहाँ पे भी अ ई की मात्रा होती है वहीं से टूटता है। तो यहाँ से टूट रहा है, यानी कि अगर आपको तोड़ना हो, इसका संधि विच्छेद करने के लिए दे दे, तो खड़ प्लस आ है तो आ न, यानी कि यही स्टेप ऐसे होता चला जाएगा। तो खड़ प्लस आनंद, तो ड़ किसके जगह पे लगाया जाता है और ये कौन सा व्यंजन है, कौन सी संधि है। तो आप देखेंगे कि इसमें कोई स्वर नहीं आ रहा है इसके लास्ट में, यानी कि ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आएगा। अब व्यंजन संधि में किस नियम को फॉलो कर रहा है, इसका अगर संधि विच्छेद बनाना हो तो ऑप्शन में आपके संधि विच्छेद में ये भी दिया रहेगा। तो कुछ बच्चे तो यहीं पे इसको सही कर ले जाएंगे कि ये सही है, लेकिन क्या होता है, आपको अगर नियम याद रहेगा तो जिस तरीके से ये प्रोसेस ऐसे नीचे आ रहा है यही जस्ट रिवर्स हो जाता है। यानी कि अगर ड है तो वो किस में ब्रेक होगा, इसके जो है कि पहले अक्षर में, ये जिस वर्ग का है उसका पहला अक्षर, यानी कि ट ठ ड होता है, तो ड किसका है, पहला, इसका क्या होता है, ट होता है। तो इसको किस में बदल देंगे, ट में बदल देंगे, बाकी चीज़ें ज्यों की त्यों रहेंगी। तो खट प्लस आनंद। तो ये आपको नियम याद रहेगा तो आपका ये कहीं भी गलत नहीं होगा। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जिससे आपको चीज़ें और भी क्लियर हों। अगर अब देता है उदाहरण में उत प्लस भव, तो इसका आप जान तो जाएंगे बहुत ही इजी वे में कि इसका उद्भव होगा, लेकिन किस तरीके से होता है, किस नियम से बनता है, आपको वो चीज़ हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया है कि उत प्लस भव, तो ये त है, क्या है, त है। इसका पांचवा क्या होता है, त थ द, क्या होता है, द होता है। चूंकि इसमें हलंत लगा हुआ है इसलिए जो आप शब्द लेंगे ये आधा त, हलंत का मतलब क्या है, ये आधा त है, तो जो हम शब्द लेंगे वो भी आधा ही रहेगा। तो इसमें करते हैं उत है, उत प्लस भव, तो त की जगह क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि में जब बदलाव होगा तो इस त और इसमें क्या है, भ है, यानी कि इसमें दे रहा है कि कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन हो, यानी कि इसमें अ आ रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, उद, और भ तो ज्यों का त्यों जोड़ देंगे, परिवर्तन यहाँ हम कर दिए उद का, और बाकी चीज़ ज्यों का त्यों उतार लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये नया वर्ड क्या बन के आएगा, उद्भव। इसमें चूंकि अ आ नहीं था इसलिए इसमें कुछ जाके जुड़ा नहीं, तो ये क्या हो गया, आधा द ही रह गया। यहाँ पे कोई स्वर होता तो ये आ में बदल जाता, तो ये उद्भव हो गया। इस तरीके से जो है कि हम शब्द का निर्माण कर सकते हैं, नए शब्दों का निर्माण। और इससे हम ये जान पा रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे इसको रट तो लिए हैं डायरेक्ट कि उद्भव का उत प्लस भव होता है, लेकिन चीज़ें आती कहाँ से हैं। ये अगर क है तो इसका तीसरा ग आएगा, अगर ये च है तो इसका तीसरा ज आएगा, अगर ये ट है तो इसका तीसरा ड़ आएगा। अब उसके बाद में या तो स्वर में से कुछ भी लगा हो या फिर इनमें से कोई भी शब्द जाके लगा हो, आने वाला है यही बदल करके। अब आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको एग्जाम्पल इसलिए बहुत सारे बताए जा रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको ये जो नियम है, नियम किताबों में भी देखिए, किताबों में भी सेम चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन टीचर से आपको चीज़ें पता चलती हैं, किताबें बोलती नहीं, किताबों में है कि ये नियम दे दिया है। अब जो बच्चे दिमाग लगाएंगे वो तो दिमाग लगा के समझ जाएंगे, बाकी कुछ बच्चे हैं उनको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से ये क से क्या चीज़ मिला, इसमें स्वर मिला, ये शब्द मिला, तो कहाँ से ये शब्द आ गया। तो सेम वर्ग का वो तीसरा वर्ड होता है, जिस वर्ग का है उसका तीसरा वर्ड जो है कि वर्ड होता है, तीसरा वर्ड होता है। क का ग हुआ जिस तरीके से। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन इसमें है कि बृहत प्लस आरण्य, बृहत प्लस आरण्य दिया हुआ है। तो बृहत, इसमें लास्ट में क्या है, त है, आधा त है, क्या है, आधा त है। तो त का क्या होता है, त थ द, इसमें भी क्या होगा, आधा द होगा। तो
तो थ द हो गया। अब तो इसमें लिखेंगे, इसमें परिवर्तन कहाँ पे होगा, और ये क्या है, कोई स्वर है, तो यानी कि हम जानेंगे कि नियम नंबर 1 ये कह रहा है। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो बाकी चीज़ें तो सेम उतार देंगे, परिवर्तन किस में होगा, त में होगा। तो बृहद हो जाएगा, बृहद प्लस आरण्य, ये चीज़ें तो सेम हम उतार लेते हैं। ये संधि विच्छेद में इसको बस हम देखते हैं कि ये कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, दोनों को इसके लास्ट और इसके पहले को देख करके हम नियम पता लगाएंगे, क्योंकि इस व्यंजन संधि में लगभग 11 से 12 नियम है, तो नियम को पता करने के लिए ये हम बस लिख रहे हैं। अब इसमें आ है तो ये आधा द है, तो आधा द में आ जुड़ेगा तो दा हो जाएगा, तो ये बन क्या जाएगा, बृहदारण्य, बृहदारण्य बन गया। इस तरीके से अगर आरण्य करके, बस आरण्य करके दिया हो तो उसका तो दूसरे नियम के थ्रू हम इसको ब्रेक करेंगे, लेकिन बृहदारण्य दिया है, बृहदारण्य यानी कि आरण्य मतलब क्या होता है, जंगल होता है, बृहद मतलब बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा जंगल। कोई भी दो सार्थक शब्द मिल करके ही संधि बनाते हैं, आपको संधि की परिभाषा में जिस तरीके से बताया गया था, तो ये क्या हो गया, बृहदारण्य हो गया। अब आइए नियम नंबर 2 देखते हैं कि नियम नंबर 2 क्या कहता है। अब हम आते हैं नियम नंबर 2 पे कि नियम नंबर 2 क्या कहता है। तो सेम चीज़ें तो हैं, इसके लास्ट में क्या आके जुड़ रहा था, स्वर जुड़ रहा था, या फिर य र ल व ह ग इतने शब्द आके जुड़ रहे थे, इनमें से कोई तो क्या बन रहा था, इसका तीसरा वर्ग बन जा रहा था। वहीं पे जब बात आती है कि अगर सेम ये हो क च ट त प, यानी कि जितने भी वर्णमाला होते हैं उनमें पहले वर्ग सारे ले लिए जाएं। पहले वर्ग का मतलब क अपने वर्ग का पहला अक्षर है, च अपने वर्ग का पहला अक्षर है, ऐसे ही सारे वर्गों में पहले अक्षर ले लिए जाते हैं। अगर इसके साथ अगर ऐसा देता है कि या तो म हो या तो न हो, इनमें से कोई एक हो, या तो म हो या तो न हो, इसमें व्यंजन में लास्ट में ये हो, अब यहाँ पे स्वर या फिर य र ल व करके ना दे, अगर म और न इनमें से कोई एक दे देता है तो वहाँ पे क्या स्थिति होगी। तो इनमें से अगर कोई एक देता है, या तो म दे या तो न दे, तो यहाँ पे पंचम वर्ण बनता है। क्या बनता है, पंचम वर्ण बनता है। पंचम वर्ण का मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर, यानी कि क का 5वां अक्षर क्या होता है, अंग होता है। इसी तरीके से च का क्या होता है, च छ ज झ य होता है ना। इसी तरीके से च का होता है च छ ज झ इ, तो पंचम वर्ण च का इ हो गया। इसी तरीके से ट का होता है ट ठ ड ढ ड़, तो ड़ हो गया। इस तरीके से पंचम वर्ण यहाँ पे लिख लेते हैं हम। पंचम वर्ण कौन कौन से हो जाएंगे, अगर इसमें ये जुड़ता है तो या तो म जुड़े, कोई नेसेसरी नहीं है कि म ही इसमें आके जुड़े, इसमें न भी आकर के जुड़ता है तो, लेकिन आगे के ये अक्षर फिक्स हैं कि या पहला ही वर्ग रहे, किसी भी वर्ग का पहला अक्षर रहे। तो अगर क जुड़ता है तो यहाँ पे अंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा। अगर च है तो उसकी जगह पे इया हो जाएगा, इया हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट है तो अड़ हो जाएगा। अगर यहाँ पे त है तो त थ द ध न हो जाएगा, आधा न हो जाएगा। अगर प है तो प फ ब भ म, यानी कि म हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके इन वर्डों के ये जो पहले किसी भी वर्ग के पहले अक्षर है, इनमें या तो म जुड़े या तो न जुड़े। अब प है, इसमें अगर न आके जुड़ता है तो नियम है कि इसमें म बनेगा, पंचम वर्ण ही बनेगा, तो यहाँ पे म बनेगा। अगर त के साथ म आके जुड़े तो ये म भी आके जुड़ता है तो यहाँ पे नियम है कि न बनेगा, तो यहाँ पे न ही बनेगा। अगर इसमें न भी आके जुड़ता है तो इसका नियम है कि न बनेगा, तो यहाँ पे न ही बनेगा। यहाँ पे जो है कि यहाँ पे भी न ही बनेगा, ये नियम होता है। इनमें से कोई भी वर्ण आके जुड़े उसका पंचम वर्ण ही बनता है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि किस तरीके से ये नियम जो है कि फॉलो कर रहा है। उदाहरण में आता है जैसे कि जगतनाथ, जगत प्लस नाथ, क्या लिया, जगत प्लस नाथ। तो इसमें आप देखेंगे कि किस नियम को फॉलो कर रहा है। तो ये लास्ट में क्या है, त है। पहले वाले में भी ऐसा होता था, लेकिन इसका पता किससे चल रहा है कि यहाँ पे न या म, इनमें से कोई एक होना कंपलसरी है। तो यहाँ पे न आपको दिख रहा है,
क्या दिख रहा है, न दिख रहा है। इसलिए किसका होगा, ये जब जुड़ेगा आपस में तो इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन व्यंजन में होने वाला परिवर्तन आपको क्या दिख रहा है कि जो व्यंजन, अगर व्यंजन किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिलता है तो उसमें व्यंजन में होने वाला परिवर्तन ही व्यंजन संधि कहलाती है। तो चूंकि है ये क्या, तो व्यंजन संधि है। आप देख ही रहे हैं कि इसके लास्ट में व्यंजन दिख रहा है, इसलिए व्यंजन संधि कहलाएगी। अगर इसमें जगह होता, जगह प्लस नाथ, अगर यही आपसे पूछता तो ये स्वर संधि हो जाती, क्योंकि इसी का पहले शब्द का लास्ट अक्षर देखा जाता है। तो यहाँ पे चूंकि ऐसा नहीं है, यहाँ पे जगत प्लस नाथ है, यानी कि यहाँ पे व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कि त में क्या परिवर्तन होगा। तो त अगर न या म से मिलता है तो उसका पंचम वर्ण उसमें आके जुड़ जाता है। तो त का पंचम वर्ण क्या होता है, न होता है। त का पंचम वर्ण क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं त का पंचम वर्ण क्या है, न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज ग आधा त है, इसलिए यहाँ भी आधा न होगा। आप इस न को या तो ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों बात एक ही है। तो जगन हो गया, बाकी ये चीज़ें ज्यों का त्यों उतर जाती हैं। तो यहाँ पे हो गया जगन्नाथ। इस तरीके से ये बनता है जगन्नाथ। अगर यहीं पे आपको अगर दे दे जगन्नाथ का संधि विच्छेद करिए, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस वर्ड को लेंगे। तो सबसे पहले इस वर्ड को जगन लिख दीजिए प्लस नाथ लिख दीजिए। अब हम देखते हैं कि न का परिवर्तन ये रिवर्सिबल हो जाता है। आधा न किस में आता है, तो आप ये नियम आपको याद रहेगा, तो पता रहेगा कि ये पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण किसका है, तो पंचम वर्ण है त का। इसलिए ये डायरेक्टली ये ना रहे कि इसका पहला वर्ड हो जाएगा, ये जिसका पंचम वर्ण है तो ये पंचम वर्ण किसका है, त का है, तो जगत प्लस नाथ। अब जा करके यहाँ पे आपका संधि विच्छेद सही हो गया। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ऊपर से नीचे जाए, नीचे से ऊपर। जिसको संधि बनाना आएगा उसको संधि विच्छेद भी करना आएगा। लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, यहीं पे ब्रेक करेंगे और यहीं पे इसको सही ऑप्शन दे देंगे। और ऐसे ऑप्शन एकदम ऊपर होते हैं ताकि आपका ध्यान पहले ऐसी चीज़ों पे जाए जहाँ आपकी गलतियों की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। एग्जामिनर को ये पता होता है कि बच्चों से कहाँ मिस्टेक होता है। तो ये सब चीज़ें होते, इस तरीके से शब्दों का निर्माण होता है। अब आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल है कि वाक प्लस मैं, ऐसा एग्जाम्पल में अगर दे दे तो सबसे पहले कि ये कौन सी संधि हो गई, तो ये व्यंजन संधि हो गई। दिख रहा है आपको लास्ट में क है, व्यंजन है, यानी कि ये व्यंजन संधि हो गई। अब देखते हैं कि इसमें परिवर्तन किस तरीके का होगा। तो यहाँ पे क्या है, आधा क है, तो ये किससे मिल रहा है, या तो न से या तो म से, यानी कि नियम नंबर 2 को फॉलो कर रहा है। या तो न से मिल रहा है या तो म से मिल रहा है। तो मैं है तो ये तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा। लेकिन अगर ये इस नियम को फॉलो कर रहा है तो क का क्या होगा, पंचम वर्ण हो जाएगा, यानी कि ड़ हो जाएगा, अंग हो जाएगा। सॉरी, ड़ नहीं होगा, अंग हो जाएगा। तो वाह है और क में परिवर्तन होगा, तो क में परिवर्तन किस में हो जाएगा, अंग में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वांग और प्लस मैं, वांग प्लस मैं। तो आप जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा आ ई की मात्रा नहीं है जिससे इसमें परिवर्तन होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये जुड़ करके वांग में, वांग में हो गया। इस तरीके से नियम नंबर 2 हमने देखा। अब आइए नियम नंबर 3 देखते हैं कि नियम नंबर 3 क्या कहता है। अब हम नियम नंबर अगर 3 की बात करें तो इसमें अभी तक तो आपने देखा कि क च ट त प पहले आता था, उसमें या तो स्वर जुड़ रहा था या तो य र ल व जुड़ रहा था। तो उसका तीसरा वर्ग जो है कि आके वहाँ पे जुड़ के नया व्यंजन संधि बना रहा था। उसके बाद से दूसरा नियम हमने देखा कि क च ट त प में यदि म या न मिल रहा है तो उसी वर्ग का जो है पंचम वर्ण आकर के जुड़ के नया शब्द बना दे रहा है। अब नियम नंबर 3 क्या कहता है, अगर क च ट त प ना हो आगे, अगर आगे म ले लिया जाए, क्योंकि कंडीशन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कंडीशनों से ही नियम बनता है कि अगर ये चीज़ ना हो करके अगर ये हो तो क्या होगा। तो नियम इसी चीज़ को लेके बनते हैं, जहाँ गलतियाँ होती जाती हैं वहीं पे नियम भी बनते हैं कि इसके लिए ये नियम है, इस चीज़ के लिए ये नियम है। तो वहीं पे है कि अगर वो सारे शब्द आगे ना हो करके अगर आगे डायरेक्ट म दे दिया जाए। अभी तक आपने देखा था कि म पीछे था, म या ना। अब आपसे कहा जा रहा है कि यदि म आगे हो जाए प्लस यदि स्पर्श व्यंजन इसके साथ जुड़ा हो, स्पर्श व्यंजन यदि इसके साथ स्पर्श व्यंजन आकर के जुड़ जाता है
तब ये क्या बनाएगा। यदि म के साथ कोई स्पर्श व्यंजन आ करके जुड़ जा रहा है तो ये क्या बनाएगा, तब पर भी ये पंचम वर्ण ही बनाएगा। पंचम वर्ण का मतलब आप समझ ही गए हैं कि हर एक वर्ग का 5वां अक्षर होता है, हर एक वर्ग का 5वां वर्ण होता है। जैसे कि क ख ग घ अंग में अंग क का पंचम वर्ण हुआ, इसी तरीके से च छ ज झ ञ में च वर्ग का पंचम वर्ण क्या हुआ, य हुआ। तो ये पंचम वर्ण यानी कि 5वां अक्षर कहलाता है। तो ये क्या बनेगा, ये पंचम वर्ण बनाता है, पंचम वर्ण बनाता है। यानी कि हमने आपको पहले बताया था कि पंचम वर्ण क्या क्या होते हैं, अंग होता है, इया होता है, ड़ हो गया, न हो गया, म हो गया, ये पंचम वर्ण होते हैं। तो म में यदि स्पर्श व्यंजन जुड़े, अब बात आती है स्पर्श व्यंजन की। बहुत सारे बच्चे इसमें ये ऐसे हैं जो स्पर्श व्यंजन को नहीं समझते हैं। तो जिन अक्षरों को बोलते समय, जिन वर्णों को बोलते समय हमारी जिह्वा हमारे मुख के अंदर किसी भी भाग को स्पर्श करती है तो वही स्पर्श व्यंजन कहलाता है, जिसके प्रोनाउंसिएशन के समय। तो क्या हम सारे वर्ड्स को बोल बोल के एग्जाम में ऐसे देखेंगे कि कौन सा स्पर्श व्यंजन हो रहा है कौन सा नहीं? तो जी नहीं, इसके कुछ नियम होते हैं। यानी कि आप जानते हैं जैसा कि वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है, सबसे पहले बात इसकी आती है। तो व्यंजनों की संख्या जो होती है 33 होती है। व्यंजन की संख्या की बात की जाए तो कितनी होती है, 33 होती है। इस 33 को अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, इस 33 में बांटा गया है। सबसे पहले इसको स्पर्श व्यंजन, इसको स्पर्श व्यंजन में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन में। सेकेंड नंबर पे इसको बांटा गया है ऊष्म व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में बांटा गया है। तीसरे नंबर पे इसको किस में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन हुआ, ऊष्म व्यंजन हुआ। अब कौन सा व्यंजन आता है इसमें, अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन। ये तीन व्यंजनों को तीन जो है कि भागों में कैटेगराइज किया गया है। तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? होते क्या है, जिनको मुख से बोलते समय गर्म वायु निकलती है, जिन वर्णों को बोलते समय मुख से गर्म वायु निकलती है। यानी कि कौन कौन से हैं, श ख श ह, यानी कि एक मूर्धन्य सा होता है, एक बड़ा सा होता है, एक छोटा सा होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, 4 कौन कौन से हैं, श ख श ह, ये इनको बोलते समय मुख से गर्म ध्वनि निकलती है। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये होते हैं य र ल व। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टेट के एग्जाम में कई बार डायरेक्टली इनसे, कई बार क्या इनमें से एक क्वेश्चन बनना ही बनना होता है टेट के एग्जाम में, ये पेट के एग्जाम में भी बन सकता है। तो आप इनमें भी अपना कमांड रखेंगे। और स्पर्श व्यंजन जो है कि ये 4 हो गए, अंतःस्थों की संख्या भी कितनी हो गई, 4 हो गई। तो 4 4 ये 8 हो गए, बचे कितने, 25 बचे। तो ये 25 जो होते हैं, स्पर्श व्यंजन को याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें आप ऊष्म व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन को निकाल देते हैं, बाकी जितने भी व्यंजन बचते हैं वो सारे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। तो स्पर्श व्यंजन इस तरीके से आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, 25 होते हैं। अब वो क ख ग घ अंग च छ ज झ इया ये सारे होते हैं, बस इनको निकाल देना होता है। तो आइए देखते हैं इसमें अब नियम। तो सबसे पहले उदाहरण में तो हम संधि को ही ले लेते हैं। सबसे पहले उदाहरण में हम किसको ले लेंगे, संधि को ही ले लेते हैं। तो संधि हमने शुरुआत की थी, तो संधि में ही हमने आपको बताया था कि क्या होता है, सम प्लस धी। सम मतलब क्या होता है, जोड़ना, सम मतलब जोड़ना। तो इसमें हमने क्या ले लिया, सम प्लस धी। तो ये मिल करके क्या बनेगा, संधि बनेगा। तो किस तरीके से बनता है, हम आपको यहाँ पे नियम के थ्रू क्या बता रहे हैं, आपको पता होगा कि संधि का मतलब होता है सम प्लस धी, इसका संधि विच्छेद होता है। लेकिन ये म की जगह न कहाँ से आता है, हम आपको ये उत्पत्ति आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो भी डाउट्स होते हैं। तो यहाँ पे सम प्लस धी है, तो देखिए नियम नंबर 3 को किस तरीके से फॉलो कर रहा है। यहाँ पे क्या है, म है, तो म आपको दिख रहा है, और म के साथ ये स्पर्श व्यंजन है, यानी कि स्पर्श व्यंजन ध है इसमें जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे परिवर्तन किस में होगा, म में होगा। तो म किस में रूपांतरित हो जाता है, पंचम वर्ण में। यानी कि म का इस जो है ध का पंचम वर्ण कौन सा होगा, तो त थ द ध न, वो क्या होता है, त थ द
ध न, ये होता है। तो जिसमें ये क्या आ रहा है ध, अच्छा परिवर्तन किसके हिसाब से होगा? क्या इसमें म दिया है तो म के हिसाब से आप परिवर्तन करेंगे, तब तो जो भी वर्ड बनेगा उसमें म के हिसाब से ही उसका पंचम वर्ड लेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें पंचम वर्ड जो है कि स्पर्श व्यंजन के हिसाब से आपको देखना होता है। स्पर्श व्यंजन में जो भी होगा उसका पांचवा वर्ड आपको देखना होगा, यानी कि त थ द ध न। त वर्ग में ध आ रहा है और इस ध का पांचवा क्या होगा? न होगा, यानी कि इसमें क्या आएगा? म को रिप्लेस करके क्या आएगा? यहाँ पे न आएगा। यहाँ पे कुछ और स्पर्श व्यंजन होता, अगर यहाँ पे ग होता तो इसका जो है कि पंचम वर्ड क्या हो जाता? अंगा आ जाता, तो यहाँ पे अंग रहता। जिस हिसाब से स्पर्श व्यंजन होता है उसी के हिसाब से ये म परिवर्तित होता है, आप ये याद रखेंगे। बाकी चीज़ें जो कि त्यों उतार दी जाती हैं, बस इसको रखा किस लिए जाता है कि इस स्पर्श व्यंजन के हिसाब से हमको पंचम वर्ड लाना है, इसलिए इसका महत्व है। और नियम देखते हैं कि म है और कोई भी स्पर्श व्यंजन होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे म की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पे म की जगह म परिवर्तित किस में हो रहा है? ध के पंचम वर्ड में, यानी कि न में हो रहा है। तो आइए यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, बाकी चीज़ें जो का त्यों उतार देंगे। तो सन प्लस धी। अब इसको जो है कि वाक्य में लिख देते हैं, एक जो है कि वाक्य बना देते हैं। तो किस तरीके से हो जाएगा? ये आधा न है तो ये संधि, ये हमने संधि लिख दिया। तो इसमें क्या होता है देखिए, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं? ये बिंदु इसके ऊपर भी चला जाता है, तो इसको या तो ऐसे लिखें या तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बढ़िया लिखने का तरीका ये है संधि। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी गलत नहीं है। आइए अब दूसरा वर्ड देखते हैं कि दूसरा कैसे होगा। अब हम देख लेते हैं उदाहरण नंबर 2 में अलंकार। अलंकार का संधि विच्छेद होता है अलम प्लस कार, अलम प्लस कार होता है, ये इसका संधि विच्छेद होता है अलम प्लस कार। तो ये कैसे बनता है? तो देखिए इस नियम नंबर 3 को कैसे ये फॉलो कर रहा है। इसमें म आया, पहला क्या हो गया? म हो गया, और दूसरा क्या है? कार, यानी कि स्पर्श व्यंजन में क आ रहा है। क्या आ रहा है? क आ रहा है। तो म जो किसके हिसाब से परिवर्तित होगा? तो इस क के हिसाब से परिवर्तित होगा। तो क का पंचम वर्ड क्या होता है? क का पंचम वर्ड अंगा होता है। क का पंचम वर्ड क्या हो गया? अंगा हो गया। तो बाकी चीज़ें तो जो का त्यों उतार लेंगे, परिवर्तन किस में होगा? हमारा म में होगा। तो इस म का रूपांतरण किस में हो जाएगा? अंग में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अल, और ये चूंकि अंगा ये आधा है तो यहाँ भी आधा लिखेंगे प्लस कार। अब आइए इसको जोड़ देते हैं। इसको जब जोड़ते हैं तो हो जाता है अलम अलंकार। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अलंकार ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर इसको और एक लिखने का तरीका है, इसको एक और लिखने का तरीका है अलंकार। अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे, ऐसा लिखने का मेरा क्या तात्पर्य है, बहुत सारे लोग होंगे कि ऐसे शब्द जब लिखे होते हैं, जैसे कि इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? अलंकार। इस तरीके से शब्द लिखा है तो उनको ये समझ में आता है इस वाक्य में कि ये क आधा है, ये ड पूरा है। तो जो ऊपर पूरा वर्ड लिखा होता है वो आधा होता है, न कि ये आधा होता है। इस क के साथ आ लगा हुआ है, जबकि ये क्या है? आधा है। जैसे कि आपसे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, इस पर मैं इसमें तो चूंकि वो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जो है कि एग्जाम्पल देके बताना चाहूँगी ये गलती कहाँ होती है। इससे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको ये गलती दिखाना चाहूँगी। अलंकार में जिस तरीके से बहुत सारे बच्चे होंगे कि इस ड़ को पूरा समझ रहे होंगे, क को आधा समझेंगे, लेकिन ये कैसे होता है ये दिखाते हैं। जैसे कि हम शुरू से लिखते आ रहे हैं विद्यालय, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं विद्यालय, बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं विद्यालय। तो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों के लिखने की संख्या क्या होती है? विद्यालय लिखने की संख्या यही है। हम कैसा लिखते हैं? विद्यालय, इस तरीके से लिखते हैं। तो ये चूंकि किस तरीके से हमारा, ये गलत भी नहीं है। बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को जब शुरू में लिखवाते हैं तो वो कहीं पे इसको गलत ठहराते हैं और इसको सही कहते हैं, चूँकि सही दोनों हैं, लेकिन इसमें किस तरीके से रूपांतरण इस वर्ड में कर दिया गया, आइए वो देखते हैं। ये सेम यही चीज़ है, लेकिन इसका रूपांतरण गलत तरीके से कर दिया गया। हम अपने लिखावट में इस तरीके से बदलाव लाएँ कि वो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें गलत होकर के और इस तरीके से उसको रूपांतरित होकर चली आई हैं। गलत नहीं, उसको रूपांतरित कहेंगे। जैसे कि बी लिख दिया, बी हो गया।
अब जो द है इसमें जो आपको ये द दिख रहा है और ये नीचे जो ध दिख रहा है, तो इसके चूंकि लिखने का पहले लोगों को लिखावट में ये क्या होता था, इस द को ऐसे लिख के उसके नीचे य बनाते थे, विद्यालय। ये लिखने का सही तरीका होता था, ये लिखने का सही तरीका होता था। लेकिन ये आधा द है और ये जाके य है, ये द हो गया और ये य हो गया, उसके से लय। तो इसी चीज़ को लिखते लिखते हम अपने लाइफ में लिखते लिखते कुछ ऐसे महान व्यक्ति आए होंगे जो इसको लिखते लिखते एक नया स्टाइल बना दिए कि विद्यालय। वो आज भी हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आती जा रही है और बच्चे ऐसा लिखते जा रहे हैं विद्यालय। तो कभी कभी उनको टीचर अगर ऐसा बता देते हैं स्कूल में, आप उनको घर पे ऐसा बताएं तो रोने लगते हैं कि मेरे टीचर बोल रहे हैं कि ये सही है ये गलत है। तो चूंकि चीज़ें हम कहाँ से गलती करते हैं, ये है कि ये जो द होता है ये आधा होता है, इसी में आधे द में हम य बनाते हैं, विद्यालय यहाँ से आती है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन हमने अपने लिखावट को स्टैंडर्ड करते करते कुछ इस तरीके से बदल दिया। नहीं तो आप देखेंगे कि वर्णमाला में ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। ऐसा कोई शब्द आपको दिखता है क्या? आप भ दिखेगा, ध दिखेगा, लेकिन ऐसा कोई शब्द नहीं दिखता है। तो ऐसा शब्द होता भी नहीं है, क्योंकि ये द में य जुड़ा, इसको हम लिखते लिखते अपने स्टाइल में इसको इस तरीके से हम लेके चले आए। आइए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट जो है कि नियम देखते हैं। अब बात आती है कि अगर आगे म हो, तो हमने आपको स्पर्श व्यंजन के बारे में तो बता दें कि यहाँ पे स्पर्श व्यंजन रहेगा तो पंचम वर्ण आके जुड़ेगा। अब अगर बात की जाती है कि अगर स्पर्श व्यंजन को हटा दिया जाए, अगर उष्म व्यंजन और जो है कि अंतःस्थ व्यंजन आकर के जुड़ जाते हैं, तब क्या नया जो है कि शब्द बनेगा। अगर म के साथ अंतःस्थ व्यंजन या फिर उष्म व्यंजन, हमने आपको पहले बता दिया कि अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन किसको कहा जाता है, उष्म व्यंजन। ये अगर आकर के म के साथ जुड़ते हैं तो म में जो नया परिवर्तन होता है वो क्या होता है, बस एक ही होगा, वो क्या होगा, अंग का होगा। इसको अनुस्वार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। एक अनुस्वार होता है, एक अनुनासिक होता है। अनुनासिक का प्रोनाउंसिएशन हमेशा नाक से होता है, तो इसमें क्या हो गया, ये अनुस्वार हो गया। म में अंतःस्थ व्यंजन आके जुड़े या फिर उष्म व्यंजन आके जुड़े। इससे पहले आपने म के साथ स्पर्श व्यंजन को देखा था। तो आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल कि किस तरीके से म में अंतःस्थ व्यंजन या फिर उष्म व्यंजन आके जुड़ता है तो वो अंग बनता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं सम प्लस सार। सम प्लस सार, तो देखिए इसमें अंतःस्थ व्यंजन में क्या आ रहा है, क्या आता है, सॉरी उष्म व्यंजन में क्या आता है, स ख श ह, यानी कि ये स आता है, ये उष्म व्यंजन हो गया और ये म है, इसके लास्ट में क्या है, म है। तो इसके हिसाब से अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे चाहे अंतःस्थ व्यंजन आए या फिर उष्म व्यंजन आए, लगेगा अंग की मात्रा ही, बिंदु ही इसमें लगने वाला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, और ये म को रूपांतरित कौन कर देगा, म को रूपांतरित कर देगा, अंग कर देगा। और ये अंक किस पे जाके जुड़ेगा, पहले वाले बिंदु पे जाके जुड़ेगी, ना कि पीछे नहीं आएगा, ये आगे वाले में जाके जुड़ेगा। तो ये जो है म रूपांतरित होगा, तो ये क्या हो गया, संसार। ये किस में बदल जाएगा, संसार। तो अच्छा, अगर इसको आप कहें कि इस म को हम आधा लिख करके ऐसे करें कि शमशार, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो है कि सम म इसमें टोटली परिवर्तित होकर के अंग बिंदु में बदल जा रहा है। इसके पहले आपने देखा कि इसमें कोई स्पर्श व्यंजन, जैसे कि हमने संधि को दो तरीके से लिख दिया था कि संधि आप ऐसे भी लिख सकते हैं, संधि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसमें नियम था कि इसमें बिंदु, इसमें भी देखिए आपको बिंदु दिख रहा है, यहाँ भी आपको बिंदु दिख रहा है। तो चूंकि न का मात्रा यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, लेकिन म जो है कि बिंदु के रूप में परिवर्तित नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अंतःस्थ व्यंजन इसको परिवर्तित कर दे रहा है बिंदु में, अनुस्वार में इसको डायरेक्टली परिवर्तित कर दे रहा है, जबकि पहले वाले में ऐसा कुछ नियम नहीं था। तो यहाँ पे ऐसा अगर आप लिखते हैं तो गलत है। आपको संसार लिखना है तो ऐसा ही लिखेंगे। ऐसे ही हम आइए देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं किसको। अगर हम लिख लेते हैं, अगर दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे संसद, इसका संधि विच्छेद आइए करके देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे तो डायरेक्ट संधि विच्छेद से आपको समझाए थे। अगर बिंदु वाला कोई आपको शब्द दिखता है तो आप समझ जाएंगे कि ये नियम नंबर 4 को फॉलो कर रहा है। तो इसको कैसे इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे बिंदु है तो हम समझ जाएंगे कि ये किसका रूपांतरण है, म को रूपांतरित करके यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सम प्लस ये अलग हो जाएगा सद,
सम प्लस सद। चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि आप क्या है, उसमें व्यंजन भी यहाँ पे दिख रहा है, स भी दिख रहा है, और ये म आ गया पहला वर्ड, इसलिए ये बिंदु में रूपांतरित हो गया था अनुस्वार में। तो संसद को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो सम प्लस सद होगा। इस तरीके से आप संधि विच्छेद से संधि कर सकते हैं, संधि से संधि विच्छेद कर सकते हैं। बस आपको नियम आने चाहिए, नियम आएंगे तो आपका कोई भी नया वर्ड दे देता है एग्जाम में, कोई भी नया शब्द दे देता है, तो यहाँ पे गलती आपसे नहीं होगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि संवाद देता है, संवाद, इसका दे दे कि संधि विच्छेद क्या होगा, तो जहाँ पर भी बिंदु दिखती है आप समझ जाएंगे कि ये किसका रूपांतरण है, आधा म का रूपांतरण है। तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख देंगे, सम प्लस वाद। सम प्लस वाद क्या हो गया, संवाद हो जाएगा, क्योंकि म का रूपांतरण व क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन क्या होता है, य र ल व, तो वह दिख रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, संवाद हो जाएगा। इस तरीके से ये चीज़ें रिवर्सिबल हैं। एक नियम जानेंगे तो आप उससे संधि विच्छेद भी कर सकते हैं, संधि भी कर सकते हैं। अब हम आपको नियम 5 के थ्रू 5, 6, 7, 8 ऐसे 4 नियम एक साथ बताने वाले हैं, क्योंकि ये सारे नियम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि इसको 5 ही नहीं कहेंगे, इसमें 5, 6, 7, 8 4 नियम एक साथ आ रहे हैं। किस तरीके से, यदि हम ले लेते हैं कि पहला वर्ड में अगर त हो, अगर पहले में जिस तरीके से म ले रहे थे, इसी तरीके से संधि विच्छेद करते समय अगर पहले वाले जो है कि शब्द में त आके जुड़ रहा है, इसके बाद से कई सारे कंडीशन हैं। अगर इसमें त में दूसरा जो वर्ड आके जुड़ रहा हो, या तो च हो या फिर छ हो, तो क्या बनेगा। इसी तरीके से यदि ज हो तो क्या बनेगा। इसी तरीके से अगर ठ या ड हो तो क्या बनेगा। इसी क्रम में यदि ल हो तो क्या बनेगा, आइए ये देखते हैं। तो ये नियम नंबर 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा और ये 8 होगा। क्योंकि इन नियम को एक साथ इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि ये सारे नियम जो है कि त के मिलने से ही बनेंगे। त रहेगा उसके साथ या तो च छ के मिले तब क्या बनेगा। यदि त रहे, फिक्स त रहेगा, उसमें अगर ज आके जुड़ेगा तो नियम नंबर 6 वो कहलाएगा। अगर त में अगर ट या ड आके मिल रहा है तो क्या कहलाएगा। अगर ल आके मिल रहा है त के साथ तो क्या बनेगा, ये देखते हैं। तो यदि त में च या छ कोई भी आके मिलता है, यहाँ पे च ही बनेगा, वो भी कौन सा, आधा च बनेगा। और जो है कि ज आके मिलता है, त में ज आके मिलता है तो ये आधा ज ही बनेगा। यदि ट और ड आके मिलते हैं तो ट अगर आके मिलता है त से तो आधा ट ही बनेगा। यानी कि वर्ड जो का त्यों यहाँ पे बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, या तो ऐसे या फिर आधा ल ऐसे, ये दोनों का एक ही मतलब हुआ, ये बन जाते हैं। यानी कि कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि त के साथ इनमें से कोई भी वर्ड, ये नहीं कि कोई भी वर्ड त के साथ आके मिल जाए, ये कुछ चुनिंदा वर्ड हैं। यानी कि च छ हो गया, ज हो गया, ट ठ हो गया और ट ड हो गया या फिर ल हो गया। इनमें से कोई भी शब्द अगर त के साथ आके जुड़ता है तो ये वर्ड अपने आप को रिपीट कर लेते हैं। इसमें बस एक ये है, या तो च आके जुड़े या तो छ आके जुड़े, ये च ही बनना है। इनमें है कि ज अगर त के साथ जुड़ता है तो ज ही बनाएगा, अगर ट मिलता है त के साथ तो ट बनाएगा, अगर ड मिलता है त के साथ तो ड बनाएगा। इसी तरीके से त अगर ल के साथ मिलता है तो ल ही बनाएगा, ये आप याद रखेंगे। आइए इसके एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल सबके देख लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो नियम नंबर 5 का उदाहरण देखते हैं। इसमें नियम नंबर 5 का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हम नियम नंबर 5 में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। उत प्लस चारण, उत प्लस चारण अगर दिया हो तो ये देखिए नियम नंबर 5 को कैसे फॉलो करा है। इसमें लास्ट में क्या है, त है, उसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है, च। अब यहाँ पे छ भी हो सकता था, छ से भी बनने वाले कोई वर्ड होते तो वो भी हो सकता था, तब पर भी यहाँ पे च ही आता। तो ये क्या है, ऊ तो जो का त्यो लिख देंगे। अब त का रूपांतरण किस में होगा, ये देखिए लास्ट वाला शब्द तो हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि ये जो का त्यो हम उतार लेते हैं। रूपांतरित कौन सा होता है, ये व्यंजन होता है, परिवर्तन इस व्यंजन में होता है। तो ये त किस में बदल जाएगा, आधा च में। किस में बदल जाएगा, अगर त च के साथ है तो वो आधा च में बदल जाएगा। तो इसको लिख लेंगे आधा च और ये चारण, यानी कि क्या बन गया, उच्चारण।
क्या बन गया, उच्चारण। एक चीज़ और आपको यहाँ पे हम बता दें कि अगर कहीं भी ऐसा दिखता है कि आधा च और पूरा च, यानी कि सेम वर्ड अपने आप को दो बार रिपीट कर ले, एक आधा एक पूरा, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो है यहाँ पे तो ही आके जुड़ेगा। अगर इसका संधि विच्छेद करना हो, अगर उच्चारण लिख के आपको दे दिया और यहाँ पे आपको दे रहा है कि आपको इसका संधि विच्छेद करना है, तो जहाँ पर सेम वर्ड देखिए आधा च है और पूरा च है, इसी तरीके से आधा तो हो सकता है, पूरा तो हो सकता है। तो यहाँ पे जब आप संधि विच्छेद करने जाएंगे, अगर ऐसा वर्ड आपको दे रहा है, संधि विच्छेद करने की बात कह रहा है, तो जहाँ सेम वर्ड हो, एक आधा हो एक पूरा हो, तो आप उसका संधि विच्छेद करते समय पहले वाले वाक्य में हमेशा त रखेंगे, क्योंकि ये त का ही मार्क होता है कि ये ऐसा वर्ड बना रहा है। यानी कि अगर आपको दे दे संधि विच्छेद करने के लिए, तो तुरंत आप देख रहे हैं कि च है, तो आप तुरंत उत कर देंगे, ये त और प्लस चारण कर देंगे, क्योंकि लास्ट वर्ड जो का त्यों रहता है। तो आप अपने दिमाग में संधि विच्छेद के टाइम याद रखेंगे कि जब सेम वर्ड अपने आप को एक आधा एक पूरा कर रहा है, तो हमेशा चाहे वो कोई भी वर्ड हो, यहाँ पे त हो, ज हो, ट ड हो या फिर ल हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, त ही आ जाएगा। अक्सर इससे बने हुए शब्द आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे इसका एक और एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं। अगर आ गया एग्जाम में उज्ज्वल, बहुत सारे बच्चे, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे हैं कि उज्ज्वल कभी कभी आ जाता है कि कौन सा सही है, तो बहुत सारे बच्चे उज्ज्वल ऐसा लिखते हैं, उज्ज्वल, जो कि गलत है। उज्ज्वल में दोनों आधा ज होता है। तो जब कोई समान जो है कि वर्ड अपने आप को रिपीट करता है और इसकी संधि विच्छेद करने की बात की जाती है, तो मैंने आपको बताया कि चाहे वो कोई भी वर्ड हो, इनमें से डायरेक्ट यहाँ पे जब आप संधि विच्छेद करिएगा, तो ये जो ज है इसको हटा के या जो भी वर्ड यहाँ पे रहेगा, च रहे, छ रहे, ज रहे, त रहे, ड रहे, यहाँ पे आप डायरेक्ट त रखेंगे। क्या रखेंगे, ये वाला त रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत प्लस ज्वल, ये आपका सही रहेगा। और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे उन्होंने देखा होगा कि बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उज्ज्वल का बहुत बार पूछा गया है। आइए अब जो है कि नियम नंबर 6 के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। चूँकि ये नियम नंबर 6 का एग्जाम्पल था, ज से था, तो ये आपने देखा कि उज्ज्वल था, तो ये उज्ज्वल हो गया। अब नियम नंबर 7 के लिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर इसमें नियम नंबर 7 में अगर दे देता है उड्डयन, आप देखते हैं कि उड्डयन मंत्री का नाम पूछता है। उड्डयन का मतलब उड़ान से है, उड्डयन का मतलब किससे है, उड़ान से है। तो यहाँ पे ड दिया हुआ है, यहाँ पे भी ड है। तो हमने आपको बताया है कि इसकी क्या पहचान है, कि जब दो समान जो है कि वर्ड एक साथ लगातार आ गए हैं, तो यहाँ पे आप आंख बंद करके जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो इसकी जगह पे जो पहला आ रहा है उसकी जगह पे त लगा देंगे। उड प्लस यहाँ पे उड्डयन, ऐसा होता है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, उद प्लस डयन, उद्यन हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम लॉ को लेकर के बात करें, तो एक शब्द हम लेते हैं उल्लेख, उल्लेख। तो ये आप अपने दिमाग में रखिए कि जहाँ पे भी रिपीटेड शब्द आ जा रहे हैं और वो भी क्रम से हैं, एक आधा एक पूरा है, या फिर दोनों आधे आधे हैं, या फिर दोनों जो है कि पूरा है, इसमें अक्सर एक आधा एक पूरा आता है। तो इस तरीके से शब्द आता है, तो आंख बंद करके आपको क्या करना है, जो पहला इसमें मिल रहा है उसको त में रूपांतरित कर देना है। जैसे कि उल्लेख आता है, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, तो ये उत प्लस लेख हो गया, उत प्लस लेख हो गया। तो इस तरीके से आपने नियम 5, 6, 7, 8 को एक ही जो है कि एक ही नियम से देख लिया कि अगर च छ हो तब पर भी ट लगेगा। इस तरीके से कभी भी आपसे अब संधि विच्छेद अगर आप करने वाले हो तो आपसे गलती नहीं होगी। आइए अब नियम नंबर 9 देख। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब नियम नंबर 9 क्या कहता है कि पहले वाले में जिस तरीके से अभी आपने 5, 6, 7, 8 में देखा कि पहले वाले में त था, लेकिन उसके लिए कंडीशन कुछ थे कि लास्ट वाला जो जुड़ रहा था इसके साथ वो च छ था, ज था, ट ड था, या फिर आधा ल था, ल था, वो आके जुड़ते हैं तो क्या बनता है, सेम वही वर्ड बन जाता है पूरे में। अब बात यहाँ पे आती है कि आधे त के साथ यदि ह जुड़ता है, स्पेशली ये ह के लिए नियम है, यदि आधे त के साथ कोई ऐसा वर्ड ह आके जुड़ता है तो वो क्या बनेगा।
तो इसमें जो है कि दो शब्द, इनमें जो है कि अगर ये शब्द बनते हैं तो इन दोनों में रूपांतरण एक साथ हो जाता है। जैसे कि आपने संधि विच्छेद में दो शब्द रखे हैं, तो इसका लास्ट का तो है, इसका ह है, इन दोनों में रूपांतरण एक साथ होता है। अभी तक आपने कोई भी ऐसा नहीं पढ़ा कि जिसमें लास्ट वाला चेंज होता था, लेकिन इसमें दोनों में चेंजिंग आपको दिखेगी, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो है कि द में हो जाता है, तो का रूपांतरण किस में हो जाता है, द में हो जाता है, और ह का रूपांतरण किस में हो जाता है, ध में हो जाता है। यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि तो का रूपांतरण द में होता है और ह का रूपांतरण किस में होता है, ध में हो जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ से आपको कंफर्म होंगी चीज़ें। जैसे कि अगर आपको पद्धति दे दे, पद्धति, और दे कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका जो है कि इसमें अगर ये संधि विच्छेद करने को दे देता है तो 95% बच्चों का यहाँ पे संधि विच्छेद गलत हो जाएगा। जो ये नियम नहीं जान रहे होंगे वो 95% बच्चे ऐसे होंगे जो इसको गलत कर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि द को किस में रूपांतरण हो जाता है, त में, और यहाँ पे ध का रूपांतरण किस में होता है, ह में हो जाता है। तो इसमें अगर संधि विच्छेद करते हैं हम तो क्या देगा, द की जगह क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा। पहले टूटेगा किस में, पद प्लस धति में टूटेगा। दो शब्दों में पहले हम तोड़ लेते हैं। अब जाके देखते हैं कि द का रूपांतरण किस में होता है। तो द का रूपांतरण रिवर्सिबल चूंकि प्रोसेस है, तो द किस में बदल जाएगा, त में। तो यहाँ पे हो जाएगा पद प्लस, यहाँ पे जो ध है ये किस में बदल जाता है, ह में। तो पद प्लस हति। अब कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो पद प्लस हति पे, पद प्लस धति पे वो लगा सकता है, लेकिन पद प्लस हति में नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको नहीं पता है कि जो इसमें ह का रूपांतरण है वो किस में होने वाला है, ध में होने वाला है। तो पद प्लस हति क्या हो जाता है, पद्धति हो जाती है। अब पद्धति को ऐसे भी लिखा जाता है, पद्धति। बहुत सारे बच्चे ऐसा ही लिखते हैं, हम लोग भी लिखते हैं, लिखने की बोलचाल की भाषा में पद्धति हम ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे बार बार कहने का मतलब हम आपको क्यों ये बता रहे हैं कि हम समझते क्या है कि द पूरा है, ध आधा है, जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कि द आधा है और ध पूरा है, तो इसलिए हम पद्धति इस तरीके से लिखते हैं। तो आप यहाँ पे चीज़ों को समझिए। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल हम संधि विच्छेद से देखते हैं, उत प्लस हार। ऐसा अगर एग्जाम्पल में दिया हो, ये एक हो गया, ये दूसरा हुआ, कभी ऐसे दे देता है तो उसका संधि विच्छेद करने को देता है, कभी ऐसे देके। तो उत प्लस हार दिया हो तो आप किस तरीके से इसको करेंगे। तो त का रूपांतरण आप देखेंगे कि त का रूपांतरण किस में होता है, द में होता है, तो उद कर दिए। और ह का रूपांतरण किस में होता है, ध में होता है। किस में होता है, ध में होता है। तो उत, उद प्लस धार। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, उद्धार। क्या लिख सकते हैं, उद्धार, ऐसे लिख सकते हैं। इसी को लिखा जा सकता है उद्धार, आप जैसे चाहे वैसे लिखें। तो यहाँ से चीज़ें बनती है। अगर आपको उद्धार दिया हुआ है तो आप याद रखेंगे कि द और ध एक पास जहाँ पे आपको दिख रहे हैं, जहाँ पे द और ध एक साथ दिख रहे हैं, यानी कि दोनों में समझ जाइए कि परिवर्तन हम करने वाले हैं। तो द के जगह पे त कर दीजिए और ध के जगह पे ह कर दीजिए, बस आपका सही हो जाएगा। तो ये नियम नंबर 9 हो गया। अब नियम नंबर 10 की बात कर लेते हैं। तो सेम चीज़ है कि अगर त के साथ अभी आपने देखा कि त के साथ ह आके जुड़ा था। अब इसमें देखेंगे कि अगर त के साथ स आके जुड़ जाए, बड़ा स जिसको बोलते हैं, तो ये अगर आके जुड़ जाता है, स आके जुड़ जाता है तो क्या बनता है, तो इसमें आधा च अच्छा बनता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी भी नियम नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनके संधि विच्छेद बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पहचानने के लिए नहीं देता है कि कौन सी संधि है, लेकिन इसका संधि विच्छेद करने को बहुत बार देता है, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। त और स मिल करके आधा च और छ बनाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से ये इसमें शब्द बनते हैं। तो अगर उदाहरण में आपको दे दें, सत्य शास्त्र, अगर एग्जाम्पल में ऐसा देता है कि सत्य शास्त्र दे देता है, सत्य शास्त्र अगर एग्जाम्पल में देता है, यानी कि उसमें तो भी है और स है, इसका संधि विच्छेद सत्य प्लस शास्त्र, इस तरीके से करके आपको दे दिया। तो ये देखेंगे कि इसमें त है और यहाँ पे स है, यानी कि नियम नंबर 10 को फॉलो कर रहा है। यानी कि ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, आधा च और छ बनाएंगे, यानी कि सच्छास्त्र। क्या हो जाएगा, सच्छास्त्र हो जाएगा। इस तरीके से ये बनता है।
अब इसको अगर ब्रेक करना हो, रिवर्सिबल प्रोसेस में करना हो, तो आपको पता है कि आधा च और छ जहाँ पे आते हैं वहाँ पे त और स जो है कि बीच में ब्रेक होता है। इन दोनों वाक्य को ब्रेक करने में क्या होगा, त और स का होगा। तो जहाँ भी ये वर्ड है इसको अलग करेंगे तो आधा च की जगह पे त कर देंगे और इसके जगह पे बड़ा स कर देंगे, तो स्वत शास्त्र फिर हो जाएगा। यानी कि आधा च और छ की जगह पे त और क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। अगर ऐसा देता है कि उत प्लस श्रृंखला, उत प्लस श्रृंखला, ऐसा अगर दे देता है आपको एग्जाम में, तो आप क्या करेंगे, उत प्लस श्रृंखला, तो यहाँ पे त और स हटा करके क्या लगाएंगे, च छ, तो उ उसका से च छ, और इसमें ये मात्रा है री की मात्रा, तो वो तो नहीं बदलेगा, वो तो इसमें लगेगा उत श्रृंखला, उत श्रृंखला ये कहलाएगा। इस तरीके से वर्ड बनते हैं। अगर इसको संधि विच्छेद करने को देता है तो च छ आप एक पास देख रहे हैं, तो ब्रेकिंग कहाँ से होगा, च छ से ही होगा, तो च की जगह पे क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, तो उत प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रृंखला। इस तरीके से आप इसको संधि विच्छेद में तोड़ सकते हैं। अगर मिलाने के लिए देता है तो त और श है, तो आपको पता है कि च छ में ये बदल जाता है। आइए अब नियम नंबर 11 को देखते हैं। नियम नंबर 11 क्या कहता है, यदि इसमें मूर्धन्य श हो, मूर्धन्य स इसमें है कि अगर मूर्धन्य स के साथ अगर त मिलता है, मूर्धन्य स के साथ क्या मिलता है, त मिलता है, तो ये क्या नया वर्ड बनाता है, ट बनाता है। क्या बनाता है, ट बनाता है। यानी कि अगर कहीं बीच में ट दे रहा है तो किस में टूटेगा, स में और त में टूटेगा। जैसे कि उदाहरण में देख लेते हैं, जैसे कि आपको आ गया एग्जाम्पल में कि निकृष्ट, निकृष्ट, ऐसा अगर एग्जाम्पल में कह देता है कि निकृष्ट, तो इसको आप कैसे बदलेंगे, निकृष्ट को कैसे आप जो है कि इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो यहाँ पे बस परिवर्तन किस में दिख रहा है, दिखेगा आपको, यहाँ पे ट है तो ये ट कहाँ पे आपको दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ट का रूपांतरण किस में हो जाएगा, त में हो जाएगा, क्योंकि निकृष और ट जो है त में परिवर्तित हो जाएगा। ये बहुत ही क्रिटिकल नियम है। इसको है तो बहुत आसान, लेकिन थोड़ा सा आप इसको 2-3 बार रिवाइज करके, एक बार जो है कि 2-2 दिन पे एक बार आप बस ऐसे देख लेते हैं रेंडमली, तो ये क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। और एग्जाम्पल का ये बिल्कुल टफ लेवल होता है। जो व्यंजन संधि के नियम है एग्जाम्पल के संधि में, ये सबसे टफ लेवल होते हैं। गलतियाँ यहीं से होती है। अगर नया क्वेश्चन बनाना होता है एग्जामिनर को तो इन्हीं नियमों से बनाता है वो, और अन्यथा अन्य कहीं से नहीं बनता है। जो चीज़ें बार बार रिपीटेड हो गई हैं वो अब कम पूछी जाती हैं। अब ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं कि जैसे निकृष्ट दिया हुआ है तो लास्ट में ये 100 को पूरा लिख दिया ऐसे, निकृष्ट प्लस क्या हो जाएगा, तो का तो में रूपांतरण हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें, जैसे कि आकृष्ट दे दे तो यहाँ पे कर दे आकृष्ट, आकृष्ट प्लस तो दे दे। ऐसा अगर डायरेक्ट दे देता है तो आप इसका कैसे करेंगे, तो आ क्रिस और ये तो का रूपांतरण किस में हो जाता है, ट में हो जाता है। यानी कि बदलाव पहले वाले में नहीं होता, बदलाव किस में होगा, इस तो में होगा। तो बदल करके किस में आ जाता है, ट में आ जाता है। लेकिन इस तो के पहले ये आधा स होना जरूरी है, मूर्धन्य स होना जरूरी है। तो ये मूर्धन्य स है तो इसके साथ तो लग रहा है, तो ये ट में परिवर्तित हो जाएगा, आकृष्ट हो जाएगा। तो आइए अब नियम नंबर 12 देखते हैं। अब नियम नंबर 12 में देखते हैं कि यदि जो है बड़ी ई हो गया या फिर इसके साथ क्या है, बड़ी ई के साथ, अब लेते हैं कि यदि ई हो या फिर री हो, ऋषि रहो, ई हो या फिर री हो, या फिर मूर्धन्य सा आधा हो, या फिर इसके साथ जो है या फिर इसके साथ रेफ रहो, आधा रहो, तो इसमें जो है यदि ई हो, री हो, मूर्धन्य सा हो या फिर रेफ रहो, इसके साथ यदि आकर के ये अगर पहले वाले व्यंजन में अगर ये वर्ड आते हैं और उसके साथ यदि न लगा हो, ड़ लगा हो, सॉरी न लगा हो,
दूसरे वाले में अगर पहला न दिख रहा है तो इसका डायरेक्टली इस न का रूपांतरण किस में हो जाता है, ड़ में हो जाता है। किस में हो जाता है, ड़ में। यानी कि यदि व्यंजन संधि जब बनती है तो दो जो है कि शब्दों को लेके बनती है, तो पहले शब्द में इनमें से कोई भी या तो ई दिखे या तो री दिखे या तो मूर्धन्य सा आधा दिखे या तो रेफ र दिखे या उसके साथ यदि न लगा हुआ है, दूसरे वाले वर्ड में पहला न दिख रहा है तो उस न का रूपांतरण किस में हो जाता है, ड़ में हो जाता है। आइए जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में लेते हैं हम जैसे कि कृष्ण। क्या हम लेते हैं, कृष्ण लेते हैं। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो कृष्ण में क्या आ गया, ये आधा श आ गया और यहाँ पे क्या दिख रहा है, न दिख रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इसका संधि विच्छेद होगा तो पहला क्या हो जाएगा, कृष हो जाएगा और दूसरा ड़ का ही परिवर्तन होगा तो ड़ किस में परिवर्तित हो जाएगा, न में परिवर्तित हो जाएगा। और यही कृष प्लस न मिलता है तो ये कृष्ण बन जाता है। क्या बन जाता है, कृष्ण बन जाता है। परिवर्तन किसका होता है, न का ड़ में, तो कभी ऐसे देता है या फिर इसको ऐसे देता है तो इसका रूपांतरण कृष्ण में हो जाएगा। यानी कि न किस में परिवर्तित हो जाता है, ड़ में परिवर्तित हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है विष्णु। क्या है, विष्णु है। तो विष्णु को अगर हम परिवर्तित करते हैं, यहाँ पे संधि विच्छेद अगर विष्णु का करते हैं तो क्या है, विष प्लस ड़ है तो ड़ का किस में परिवर्तन हो जाता है, दोनों रिवर्सिबल होते हैं, ड़ का न में हो गया। यानी कि न में उ का मात्रा है तो नु, तो विष प्लस नु, विष का नाश करने वाला विष्णु। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि देता है प्रमाण। क्या होता है, एक प्रमाण होता है। इसका संधि विच्छेद कैसे हम करते हैं, तो इसका संधि विच्छेद करते समय प्रमाण अगर देता है तो प्र और म तो लिखेंगे, ड़ का रूपांतरण बस किस में हो जाएगा, न में हो जाएगा। तो प्रमा प्लस न हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, प्रमाण में बदल जाएगा। प्रमा प्लस न प्रमाण में बदल जाएगा। इस तरीके से प्रणाम भी होता है तो प्रणाम में भी इसी तरीके से परिवर्तन देखने को मिलेगा। एक उदाहरण इसका हो जाता है प्रमाण। अगर ऐसा देता है तो प्र अकेले रहेगा आगे, प्र प्लस ये जो माण है तो इसका जब करते हैं तो ड़ का रूपांतरण किस में हो जाता है, न में हो जाता है। प्र प्लस मान प्रमाण हो जाता है। इसी तरीके से अगर कहीं पे प्रणाम देता है, इसका संधि विच्छेद आपसे पूछता है तो प्र तो अलग हो गया और ड़ का परिवर्तन किस में होता है, न में, तो प्र प्लस नाम ये क्या हो जाता है, प्रणाम हो जाता है। आइए अब नियम नंबर 13 देखते हैं। अब नियम नंबर 13 की बात करते हैं तो इसमें है कि यदि स है, इसके पहले कोई स्वर आता है, यदि स के पहले कोई स्वर आता है तो उसका परिवर्तन, इसका परिवर्तन किस में हो जाता है, इसका परिवर्तन मूर्धन्य स में हो जाता है। यदि स के पहले कोई स्वर आता है, चाहे वो कोई भी स्वर हो, तो इस स का रूपांतरण डायरेक्ट इस स में हो जाता है। यानी कि छोटे स का रूपांतरण मूर्धन्य स में हो जाता है। जैसे कि हम एक देखते हैं डायरेक्ट एग्जाम्पल, अभिषेक। अभिषेक का एग्जाम्पल देखते हैं तो इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो बाकी चीज़ें, इस स के पहले ई का मात्रा आया है तो अभी हो जाएगा, अभी प्लस, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, बस इस स के जगह पर ये क्या कर देंगे, बड़ा स लिख देंगे, तो अभी प्लस शेक। जबकि वहीं पे अगर अभिशाप आ गया, अभिशाप, तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें ऐसा नहीं कि इसके जगह पे कोई ये परिवर्तन होगा, यहाँ पे बस मतलब जो है कि छोटे स से है, ना कि बड़े स से है, तो इसमें अभिषेक हो गया। एक आ जाता है जैसे कि विषम। एक उदाहरण किसका है, विषम का आ जाता है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस, अब यहाँ पे श है तो इस स का रूपांतरण किस में हो जाएगा, छोटे स में, तो बी प्लस सम। इस तरीके से नियम नंबर 13 क्या कहता है कि छोटे स के पहले अगर कोई स्वर आता है, ये जरूरी है कि इसके पहले कोई स्वर आए। देख रहे हैं कि यहाँ पे ई की मात्रा आई है, यहाँ पे भी ई की मात्रा आई है, तो इस स के पहले कोई भी स्वर आना चाहिए तो डायरेक्ट और कुछ नहीं होता उसमें परिवर्तन, इस स का रूपांतरण डायरेक्ट मूर्धन्य स में हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरीके से अगर आप नियम देखते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब एक लास्ट नियम है, नियम नंबर 14, ये देख लेते हैं। नियम नंबर 14 क्या कहता है, जिस तरीके से आपने 100 को देखा उसी तरीके से नियम नंबर 14 में है कि यदि छ के पहले, यदि छतरी छ, छाता छ जो होता है, इसके पहले कोई स्वर आता है
अगर इसके पहले कोई स्वर आ गया तब क्या होगा, तो इसके पहले यदि कोई स्वर आता है तो इसमें जो है कि कुछ घटता नहीं है, ये छ तो ज्यों का त्यों रहता है, इसके आगे आधा च आके जुड़ जाता है। यदि इस छ के पहले कोई स्वर है तो इसमें कुछ घटता तो नहीं है, छ तो लिखा जाता है प्लस उसके पहले आधा च आके जुड़ जाता है। जैसे कि आप किसका एग्जाम्पल देखेंगे, अनुच्छेद, अनुच्छेद देखेंगे। अनुच्छेद में क्या होता है, इसका अगर आप करते हैं तो हो जाएगा अनु प्लस छेद, इसमें कोई नया परिवर्तन नहीं लाना है और ये च लुप्त तो हो जाता है और वहीं पे जब ये मिलता है, जब इसको आपस में मिलाते, जब इसकी संधि करते हैं तो ये अनुच्छेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले एक स्वर उ का दिख रहा है स्वर, तो स्वर जब इससे जुड़ता है तो अपने आप इसमें च आकर के जुड़ जाता है, चाहे वो कोई भी स्वर आके जुड़े। लेकिन अगर इस छ के पहले कोई स्वर है तो उसके आगे आधा च अपने आप आके जुड़ जाएगा। जैसे कि हम अगर बात कर लें, अगर हम बात कर लें स्वच्छंद की, यहाँ पे स्वच्छंद की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्वच्छंद का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो कैसा होगा। अगर यहाँ पे हम बात कर ले स्वच्छंद की, स्वच्छंद की बात कर लेते हैं तो इसका संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, स्व प्लस छंद हो जाएगा, स्व प्लस छंद हो जाएगा। तो स्वच्छंद इस तरीके से हम लिखते हैं। इस तरीके से आपने व्यंजन संधि में जितने भी नियम थे, एक एक नियम को हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपके एक एक डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें व्यंजन संधि बहुत ही अधिक मात्रा में पूछी जा रही है। पहले से भी स्वर संधि ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती है, लेकिन उसमें जो है कि डायरेक्ट ये पूछा जाता है, डायरेक्ट संधि का दे करके स्वर संधि के प्रकारों में कि एक गुण संधि है कि अयाद्य संधि, इस तरीके के। लेकिन इसमें डायरेक्ट संधि विच्छेद करने के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि व्यंजन संधि में आपसे ये नहीं पूछी जाती कि कौन सी संधि है, इसमें आपको नियमों को जांचा जाता है कि आप नियम जानते हैं कि नहीं। तो हमने आपको जितने भी व्यंजन संधि में नियम थे वो एक एक करके बहुत अच्छे से बताया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमसे बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।